सभी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्रीमती सुप्यार कुमारी, हिंदी लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक आरोह अनिवार्य हिंदी में मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा ये करेंगे। और उससे पहले कहानी पढ़ना शुरू करें उससे पहले मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनका संक्षिप्त रूप से कुछ जीवन परिचय और इनकी कर्तृत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक है वो ओपन कर लें, यानी बुक खोल लें और मुंशी प्रेमचंद जी हैं इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और ये बुक का नाम है आरोह है, जो अनिवार्य हिंदी में है, कक्षा 11। मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनका जो बचपन का नाम था, मूल नाम है वो है धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय। और इनका जन्म है वो 1880 ईस्वी लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ है? 1880 ईस्वी में। और गांव का नाम क्या है? लमही। और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं, ये पहले जो रचनाएं हैं ये इनके उपन्यास हैं। क्या है? उपन्यास हैं। तो उपन्यास हैं इसमें सेवा सदन। तो सेवा सदन है, इसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम है, इसका प्रकाशन वर्ष 1922 है। रंगभूमि, रंगभूमि है, इसका प्रकाशन वर्ष 1925 है। फिर निर्मला, निर्मला का है 1927 से। कायाकल्प 1926, गबन 1931 और क्रमभूमि 1933, गोदान 1935 है। और ये गोदान है, ये तो याद करना ही पड़ेगा, यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 1935 सभी नोट कर लें, कॉपी पेन बुक तीनों चीज़ साथ में रखें, साथ साथ नोट करते रहा करो। जो गोदान उपन्यास है ये प्रेमाश्रम उपन्यास है, जो इसका प्रकाशन वर्ष है 1922। ऐसा मानना है कि गोदान उपन्यास की जो पृष्ठभूमि तैयार की हुई है वो कौन से उपन्यास को माना गया है? मुंशी प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास को माना गया, इसलिए ये भी याद रखनी है। सेवा कर ट्रिक देख लेना, उपन्यास को याद करते हो तो, जैसे सेवा सदन, सेवा करने पर प्रेम उत्पन्न होता है, फिर रंग आता है, फिर निर्मला मिलती है, फिर कायाकल्प, और उसके बाद में यानी क्या करना पड़ता है? गबन करना पड़ता है। फिर गबन करने के बाद में फिर ये होता है कि अपन कोई अच्छा कर्म करें, तो कर्म करते हैं। कर्म करने के बाद में क्या सोचते हैं कि कर्म में अच्छे पैसे कमा लिए, अब कुछ दान हो जाए, तो किसका कर दें? गो, यानी गाय का दान कर दें, गोदान लिखते हैं, जो इनका आखिरी उपन्यास है। क्या नाम है? गोदान। तो गोदान की पृष्ठभूमि का कौन सा उपन्यास कहा जाता है? प्रेमाश्रम, जिसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1922। ये तो इनके क्या है? उपन्यास हैं। इसके बाद में सोजे वतन मानसरोवर के 8 खंडों में है, इनकी कहानी संग्रह है ये। सोजे वतन मानसरोवर के कितने खंडों में है? 8 में है। दूसरी है गुप्त धन, कहानी संग्रह है। और इनके 3 नाटक हैं, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, और निबंध संग्रह कुछ विचार, विविध प्रसंग। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1936, यानी इनका जन्म 1880 और निधन कब होता है? 1936। अब अपन थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो अंडरलाइन करवा दूंगी, और जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन कराऊँ वो अपने नोटबुक में, यानी होमवर्क के रूप में उसको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। ये नहीं इन्होंने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी हो, यानी पूरा बचपन है इनका अभाव में बीता है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने, यहाँ से अंडरलाइन क्या है? सरकारी नौकरी मिली, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के
कारण इनको क्या देना पड़ा, त्याग पत्र। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम याद रखोगे, क्या नाम है, शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में, किस में बताया, रचनाओं में, और फिर क्या बनकर आया है, सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। जैसे कि क्या कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा, किसको बताया, कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन किसको केंद्र में रख के किया गया, प्रेमचंद। यानी प्रेमचंद से पहले की, उनको क्या नाम दिया, प्रेमचंद पूर्व युग, और प्रेमचंद युग यानी उसके समकालीन, और प्रेमचंद्रोत्तर युग यानी प्रेमचंदोत्तर, उत्तर का अर्थ था बाद में, और प्रेमचंद के बाद का युग। इस प्रकार इनको मध्य में यानी केंद्र में रख के काल विभाजन किया गया। किनका किया गया, कहानी और उपन्यास की विधा का। ये प्रेमचंद के निर्विवाद यानी बिना किसी विवाद के, निर्विवाद का क्या अर्थ होता है, बिना किसी विवाद के महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं, अंडरलाइन कीजिएगा, क्या कहा कि प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलक्के से निकाल कर कहाँ पहुँचा दिया, यथार्थ की ठोस जमीन पे प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी कौन सी शैली बताई है, किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी है। इसमें उनकी हिंदुस्तानी यानी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनकी कौन सी भाषा का विशेष योगदान रहा, हिंदुस्तानी, जो किससे मिलकर बनी, हिंदी और उर्दू के मिश्रित से। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जाति स्वरूप के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। उनकी ये कहानियां हैं, ये याद रखिएगा। पंच परमेश्वर जैसी कहानी और सेवा सदन क्या है, अभी बताया था, उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1918। उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आई। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। कौन सी, यानी उनकी कहानियाँ और उपन्यास किससे शुरू हुए थे, आदर्श के उन्मुख से और यथार्थवाद से, और कहाँ तक पहुँच गए, आलोचनात्मक यथार्थवाद तक उनकी विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद स्वयं ही उनकी गढ़ी हुई संज्ञा है। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अनंत एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम, यानी पहले वाले जो ये उपन्यास हैं और ये कहानियाँ हैं ये आदर्शवादी हैं, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। जैसे कि गोदान उपन्यास, पूछ की रात और कफन, इनकी ये क्या है, गोदान इनका उपन्यास है, पूछ की रात और कफन क्या है, इनकी कहानियां हैं जो यथार्थ यानी जो भी जीवन में था वो यथार्थवादी इनमें क्या किया है, वर्णन किया है। अपने यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी की जो पाठ है कहानी जिसका नाम है नमक का दरोगा, ये क्या है, पाठ परिचय यहाँ से शुरू होता है और ये अंडरलाइन कर लीजिएगा और ये लिखना है क्या, नमक का दरोगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914, यानी कहानी का नाम क्या है, नमक का दरोगा, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1914। प्रेमचंद जी की ये बहुचर्चित कहानी है जिसमें अंडरलाइन कीजिएगा आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले तो ये, हाँ यहाँ से भी, धन के ऊपर धर्म की जीत बताई, यानी धर्म के लोभ में ये नहीं फंसता है। किसकी जीत बताई है, धर्म की। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वर्ती, अंडरलाइन करते रहिएगा, और
असद्वर्ती, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य आदि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देता है, यानी निकलवा देता है। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। ये निवेदन कौन कर रहे हैं? यानी मुंशी वंशीधर, परमात्मा से यही प्रार्थना है, यहाँ से लिखोगे, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला विमरोवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था किसमें बताई? प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर क्या बताई? यथार्थ इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पे कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में भी वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यानी कहानी का अंत किसके साथ होता है? सत्य की जीत के साथ होता है। अब नमक का दरोगा कहानी पढ़ेंगे। नमक का दरोगा कहानी पढ़ने से पहले, क्योंकि अपन ने इसका सारांश है वो पढ़ लिया कि असत्य पे सत्य की और अधर्म पे धर्म की क्या होती है? जीत होती है। इसका सारांश है वो कल पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि कहानी है ये। कहानी आप लोग पढ़ लेना और इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन होंगी मैं अंडरलाइन कर लूँगी, वो मैं कल अगले वीडियो में बता दूँगी और क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। और सभी स्टूडेंट्स इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे कंटिन्यू। आपको अनिवार्य जो हिंदी है उसका संपूर्ण संशोधित सिलेबस आपको इस YouTube चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद।